हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की और अनुगमन वेग के आधार पर ओम्स के नियम का सत्यापन, है ना। तो ओम का नियम है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल देना ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ, है ना। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ कहता क्या वो बाद में समझो, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। हम सिंपली सभी समझते हैं कि अगर हम किसी चालक तार को बैटरी से लगाते हैं तो उसमें करंट आता है। क्या आता है? करंट आता है। इसी वोल्टेज और करंट के रिलेशन को किसने समझाया? ओम्स ने। मींस ओम एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट। इनका कंप्लीट नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम। इस डेटा को याद रखना। तो एक जर्मन साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने धात्विक चालकों, कौन से चालकों? धात्विक चालकों। धात्विक चालकों क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि करंट तो उन्हीं में आता है। तो धात्विक चालकों पर वोल्टेज लगा लगा करके उनमें आने वाली करंट के मैग्नीट्यूड को नोट किया और देखा कि अलग अलग चालकों में करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग बिहेव कर रहा है। मैं जैसे अगर हम बात करें, चालक अपना चांदी है तो उसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा ज्यादा आता है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि उसमें रुकावट कम है, बाधा कम है। और वो बाधा का हम एक अलग से नाम रखेंगे, नाम सुना होगा आप सभी ने, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो ओम का नियम ये कहता है कि धात्विक चालकों के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज उनमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। या यहां लिख देते हैं नीचे से ताकि हेडिंग भी रहेगी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें V क्या है? चालक के सिरों के बीच लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है? उसमें आने वाली धारा, जब हमने तुमने पोटेंशियल उसमें अप्लाई कर दिया, है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जाहिर सी बात है इस साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर कांस्टेंट रखा जाएगा, और ये प्रॉपर कांस्टेंट वही है जो अलग अलग चालकों में रुकावट का काम कर रहा था। किसका काम? रुकावट का। और इस रुकावट का उन्होंने नाम रखा रेजिस्टेंस। क्या रखा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है बाधा। समझ में आ गया? तो V बराबर, इसको हटाएंगे, प्रॉपर कांस्टेंट रखा R। रेजिस्टेंस को कहां से लिखा जाता है? R से। कहां से? R से। ये R एक्चुअल में नियतांक है, कांस्टेंट है, मींस चालकों के लिए फिक्स है ना। पर ये डिपेंड करता है कि चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, चालक का जो एरिया उस पर भी डिपेंड करेगा। किस किस पर डिपेंड करेगा वो अभी हम आगे बात कर लेंगे। हालांकि V पर भी डिपेंड करता है, टाउ पर भी डिपेंड करता है। टाउ क्या था? याद होगा, क्रांति काल था, है ना। तो ये सारी बातें आगे करेंगे, याद रखना अच्छे से। V बराबर RI। अब मुझे यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, है ना। तो R बराबर बोलो क्या आ जाएगा? V अपान I। तो ये एक फार्मूला भी आ गया, किसका? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। बट हम यहाँ पर ओम का चूंकि नियम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना चाहिए? नियतांक लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नियतांक। तो V अपान I बराबर क्या होता है? नियतांक। या आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं, V अपान I बराबर R। V अपान I बराबर नियतांक, है ना, या V अपान I बराबर कैपिटल R। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो एक बार हम ओम के नियम को लिख भी लेते हैं। तो ओम का नियम ये कहता है कि धात्विक चालकों के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें आने वाली धारा के समानुपाती होता है। बट कुछ स्थितियां भी हैं कि इसमें अगर कुछ विशेष स्थितियां जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, इनको कांस्टेंट रखा जाए देन ये समीकरण फॉलो होगी, वरना फॉलो नहीं होगी। आप दूसरे हिसाब से भी देख सकते हैं, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर तथा विभवांतर की वजह से उसमें आने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। बट ये सभी बातें निश्चित ताप, दाब और आयतन के लिए है। यानी जब ये इन परिस्थितियों को कांस्टेंट रखा जाए, मींस इसमें कोई बदलाव ना किया जाए, जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, देन ये वाला समीकरण फॉलो होता है, V अपान I बराबर नियतांक। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन की, है ना। तो यूनिट बोलो इसका। तो यूनिट हम ध्यान से देखो, ये V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, और I क्या है? करंट, करंट का मात्रक एम्पियर। तो मात्रक आ गया भाई साहब वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। इसी चीज को एक चीज और बोला जाता है, वो ये है, या ये कहीं इनके नाम पर है, ओम, है ना। और ओम का एक सिंबल भी चलेगा, वो भी याद रखना अच्छे से। ये इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। ओम और ओम का ये सिंबल है, क्योंकि हर बार सिंबल ही बनेगा, और सिंबल को जनरली ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओमेगा, ठीक। तो ये हो गया इसकी यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशन की, है ना। डायमेंशन बोलो। तो अगर मुझे वोल्ट और एम्पियर की डायमेंशन याद हो तो हम आराम से कर सकते हैं, पर मुझे वोल्ट की डायमेंशन तो याद ही नहीं है।
तो ऐसा करो, वोल्ट का कोई जनरल सा फार्मूला रखो जो बहुत इजी सा हो, है ना, जहां से आसानी से रख सको आप। देखो एम्पियर की तुम्हें विमा आती है ए होती है, क्या होती है ए। अब मिसिंग कौन है, वोल्ट। अब वोल्ट का कोई सिंपल सा फार्मूला याद होना चाहिए, याद है किसी को, डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू क्या था, ऊर्जा या कार्य कह सकते तो हो गया जूल, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मतलब कुलाम। तो इसका मतलब है वोल्ट में सभी बच्चों को जूल पर कुलाम लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जूल प्रति कुलाम। अब जूल प्रति कुलाम यहाँ लिख देखो एक बार, तो जूल की विमा बोलो क्या होती है, या हम रखे एक बार दिखा देते हैं आपको, ये आ जाएगा जूल प्रति कूलाम और इनटू में एम्पियर। कोई समस्या तो नहीं, बहुत अच्छे, क्योंकि देखो वोल्ट को हमने जूल पर कूलाम से रिप्लेस कर दिया, एम्पियर को एम्पियर लिख दिया। अब आपको याद होगा जब हमने विमा वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था आपको, तो हमने साफ साफ कहा था कि विमा वालों को कुछ विमाएं रट के चलो, सभी नहीं रटनी पर कुछ रट के चलो, जैसे 5-6 हमने आपको बता रखी है, ताकि जब वो डायरेक्ट मिल जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो याद होगा उनमें जूल, कूलाम, एम्पियर सब उन्हीं में से है। तो जूल की बोलो क्या होती थी, जूल की होती है ml² t-2, और कुलाम की होती है AT, कुलाम की AT और एम्पियर की A। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया यार। अब बोलो क्या करें, इन सभी अक्षरों को कहां देखना होता है, ऊपर। तो ठीक लिखते हैं फिर, ml² और t नीचे का प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पहले से -2 लिखा है, और एक -1 और चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और a -2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। यह आ गई प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा, साथ में ओम की भी विमा। किसकी विमा, ओम की विमा। यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, समझ में आया सभी को, ठीक। दूसरी एक चीज और, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ एक्चुअल में चूंकि v/i एक नियतांक है, तो जो ग्राफ और v और i के बीच होगा वो एक सरल रेखी होगा। कैसा होगा, सरल रेखी। तो सरल रेखी ग्राफ बनाते कैसे, वो चीज देख लो। I और इस लाइन में कौन, V, यानी अगर V ऐसे बढ़ रहा है तो भी करंट ऐसे बढ़ेगा, है ना, और ये रेखा नियतांक होगी, और एक्चुअल में ये R है। एक्चुअल में ये नियतांक है, ये कोण थीटा है। तो जाहिर सी बात है, अगर पूछे थीटा की वैल्यू क्या है, तो V के साथ जो ढलान होगी वो होगी tan थीटा बराबर V/I। कोई समस्या तो नहीं किसी को, समझ आया सभी को, बहुत बढ़िया। ग्राफ बोलो कैसा है, सरल रेखी। ग्राफ कैसा, सरल रेखी, है ना। दूसरी एक चीज और, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। देखो सब सर्किट ओम के नियम का पालन करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे भी सर्किट है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो हम आपको बता दें, जो सर्किट ओम के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं ओमीय सर्किट। कौन से, ओमीय सर्किट, अरे ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ। तो आप लिख सकते हैं आराम से, इस चीज को बस ऐसे याद रखना नोट पॉइंट में, कि वे परिपथ जो जिनमें ओम के नियम का पालन होता है क्या कहलाते हैं, ओमीय सर्किट, ओमीय परिपथ। इंपॉर्टेंट है अनोमीय सर्किट। कौन से, अनोमीय, है ना, जहां पर ओम के नियम का पालन नहीं होता। तो हम लोग लिख लेंगे इसमें, वे सर्किट जिनमें ओम का नियम का पालन नहीं होता, या ओम के नियम का पालन नहीं होता है, या ओम का नियम इसमें नहीं लगता है, कौन से सर्किट कहलाते हैं, अनोमीय। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब क्वेश्चन है कि इसके सर्किट होंगे कौन कौन से, तो एग्जांपल समझ लेते हैं इसके। तो एक तो दिष्टकारी आपको याद ही होगा यार, दिष्टकारी का काम बोलो क्या था, ये भाई सब एसी को डीसी में बदलता है। एसी को, अगर मान लीजिए आपको आपके घर में एसी करंट आ रहा है और आपको डीसी करंट उससे चाहिए, तो आप कौन सा अप्रेटस यूज करेंगे, कौन सा डिवाइस लगाएंगे घर पे अपने, दिष्टकारी, है ना। ऐसे कई सारे सर्किट और दे रखे, जैसे निर्वात ट्यूब है, क्रिस्टल है, ये सब नोट कर लेना अच्छे से। निर्वात ट्यूब है, क्रिस्टल है, और भी दे रखे हैं, थर्मिस्टर दे रखा है, ठीक, और ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये सब कैसे सर्किट है, अनोमी। कैसे सर्किट, अनोमी। अनोमी मीन्स वे सर्किट जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब एक चीज अपने को याद होगी, हमने चालकों में एक चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग से चलते हैं जब हम उनके बीच वोल्टेज लगाते हैं। और अभी अभी हमने आपको ओम के नियम में बताया था कि वोल्टेज लगाने और करंट के संबंध के बीच के ही तो नियम को हम ओम का नियम
पढ़ाते हैं ना, तो क्यों ना फिर जब वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें अनुगमन वेग भी वेरी करेगा, तो अनुगमन वेग के आधार पर भी ओम के नियम का सत्यापन होना चाहिए। तो वही हेडिंग डाल देना सब लोग, हेडिंग डाल देंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। कोई दिक्कत तो नहीं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। बहुत अच्छे, अब शुरू करते हैं। ये काम का डायरेक्शन है, पूछा भी बहुत जाता है, 3 नंबर दिलाएगा आपको, है ना। अगर आपने इसको सही से बारीकी से समझ लिया तो 3 नंबर आपके। ठीक, इसके लिए करते क्या, एक चालक लेते हैं और उसको बैटरी से लगाते हैं, क्योंकि जब तक बैटरी से नहीं लगाएंगे तब तक उसके इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ेंगे, और जब बैटरी से लगा देंगे तो एक नियत वेग से एक लाइन में चलेंगे। जब एक नियत वेग से एक लाइन में चलेंगे तो उसमें क्या आएगी, करंट। क्या आएगी, करंट। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। और जब करंट आएगी तो जाहिर सी बात है ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया यार। तो कॉन्सेप्ट को समझना है बस। तो हम क्या करते हैं, एक चालक ले लेते हैं, ठीक, और इसे लगाते हैं बैटरी से। ठीक, ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब ये है हाई वोल्टेज पर और ये वाला सिरा है लो वोल्टेज पर। ठीक, सप्लाई का मैग्नीट्यूड V। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आपको याद होगा जब सप्लाई लगाते थे तो चालक के सिरों के बीच इस चालक की लेंथ कुछ मान लें, चालक की लंबाई सपोज L है और इसका जो एरिया है वो A है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। यानी एक वायर हमने लिया, एक चालक हमने लिया, एक धात्विक चालक लिया, मेटालिक कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, सपोज L, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का एरिया है वो कितना है, कैपिटल A है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब जैसे हमने इसको सप्लाई से लगाया, देखो जब तक सप्लाई से नहीं लगाते तब तक इलेक्ट्रॉन तो पागलों की तरह दौड़ रहे होते हैं, उच्च ऊष्मीय वेग से दौड़ते हैं, जिसका वैल्यू था 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम पूछे इसमें कोई करंट है तो आई नेट 0 रहता था, आई नेट 0 रहता था। अगर हम पार्टिकुलर सेक्शन पे बात करें तो करंट आएगा, बट ये करंट इतना सूक्ष्म आएगा या उन सभी की वजह से नेट करंट 0 आएगा, तो हम उसे यूज में नहीं ला सकते। समझ में आया नहीं मेरी बात, ठीक। अगर हम इसको एक सप्लाई से लगाते हैं, जब सप्लाई से लगाते थे तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। कौन आ जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन अगर बाबू यही नहीं याद है तो याद कर लीजिए, +2 माइनस। अभी अभी जो हमने लाइन खींची वो वेक्टर E है और उसका डायरेक्शन है +2 माइनस, ये भूलना नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, +2 माइनस। हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से चार्ज पर फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ये, F बराबर QE। क्या होता है, F बराबर QE। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें Q क्या है, चार्ज। Q क्या है, चार्ज। अब बात करें अगर हम अपना मेटालिक कंडक्टर की, तो हमने पहले ही बता रखा है आपको, मेटालिक कंडक्टर में जो आवेश वाहक होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस में जो होते हैं उन्हें धनायन और ऋणायन बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ये लाइन जितनी ज्यादा याद रहेंगी उतना ही ज्यादा आपका फायदा है, ठीक। तो क्यों ना हम इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को देख लें, है ना। तो ऐसे बना लेते हैं 2 4 5 जितने अच्छे दिख जाए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा, याद रखना, ठीक है। ये बात हमने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी। इलेक्ट्रॉन ऐसे पागलों की तरह चल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो ध्यान से सुनना, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, या ये कहें इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो करंट मूव ऐसे आएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मीन्स वो डायग्राम सभी को क्लियर है। और ये जिस रफ्तार से भाई साहब चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उस रफ्तार की भी तो कोई मैग्नीट्यूड है, और उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू है Vd। क्या वैल्यू है, Vd। जब तक हमने सप्लाई नहीं लगाई थी तब तक भाई साहब ये चल रहा था ऊष्मीय वेग से। काहे से चल रहा था, ऊष्मीय वेग से। बट हमने जैसे इसको सप्लाई से जोड़ा, मीन्स इसको सप्लाई दिया, देन इस पर एक अलग से अनुमान वेग एक औसत वेग लगने लगता है। उस औसत वेग का मैग्नीट्यूड याद होगा, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की रेंज में चलता है, और उसका नाम रखा गया था हमने अनुगमन वेग। अपवाह वेग भी कह सकते हैं, अभिगमन वेग भी कह सकते हैं, अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। लिखा जाता है Vd से, V कैपिटल D सफिक्स में छोटा, क्योंकि एक बार V और आ गया तो याद रहे ये वाला Vd अनुगमन वेग है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो जो Vd का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स है ना। और ये इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, ये इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है बैटरी लगाने के बाद का।
बैटरी लगाने के पहले तो ये पागलों की तरह दौड़ा जा रहा था, जिसका नाम हमने रखा था उष्मी वेग बोलो या तापी वेग बोलो। यहां तक आया ना? ठीक। अब बात करें डेरिवेशन को, आराम से शुरू करते हैं और ये सारे स्टेप याद में जो हमने बोले हैं, है ना, बके ही है समझो। तो याद करो, क्या याद है किसी को? मेटालिक कंडक्टर में जो करंट आता था उसका मैग्नीट्यूड ये था, I बराबर NeAVD। और उम्मीद करते हैं ये सभी को लाइन याद होगी। सपोज हमने इसमें बना ली समीकरण फर्स्ट। अच्छा, हम जो प्रूफ करने वाले हैं उसका मैग्नीट्यूड है R बराबर V अपान I। मीन्स अपने को लाना है ये R बराबर V अपान I। सभी को प्रॉपर देख पा रहा है? गुड, है ना? यानी अपने को इस कंडक्टर में प्रूफ क्या करना है? R बराबर V अपान I। चलो चेक करते हैं फिर। तो अपने को एक समीकरण मिल गई, I बराबर NeAVD। ये कहां से आया? तो आपको याद होगा पिछली क्लास और हमने पढ़ा था कि इसमें जो करंट है वो है I बराबर NeAVD। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग समझते हैं, अगर हमने सप्लाई इस पर लगाया, लेंथ बोलो कितनी है? L, तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? तो E बराबर V अपान L। ये आया विभव प्रवणता से। याद होगा आपको, E बराबर dV अपान dr, dV अपान dr। dr का थी डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया हुआ है? L। तो ये अभी भी वही लिखा है, याद करो मात्रक था वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर लिखा है। E बराबर V अपान L। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लग गई तो इसमें जितने भी चार्ज थे, और चार्ज का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगा। क्या लगने लगा? फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। उस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बोलो वो क्या होगा? F बराबर QE। F बराबर QE। हम बात करें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, पढ़ने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज करें तो Q बराबर बोलो Ne लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Ne। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो EE लिख दें। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी भी एक QE ही लिखा है। समझ में आया सभी को? क्योंकि पार्टिकल का नाम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना? अगर हम QE भी लिख देंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन है, तो हमने सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन को ही लिख दिया हुआ है। समझ में आया? ठीक। हम सभी समझते हैं जब किसी पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो त्वरित होगा, मीन्स वो चल पड़ेगा, दौड़ेगा, गति करेगा, या उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है वो त्वरित होगा, और त्वरित होगा तो जाहिर सी बात है उसमें त्वरण लगेगा। तो A बराबर F अपान M आ जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला सभी ने न्यूटन के द्वितीय नियम से पढ़ रखा होगा, F बराबर ma, जिसमें m क्या है? पार्टिकल का मास है, और a क्या है? पार्टिकल का त्वरण है। त्वरण बराबर आप सभी ने पढ़ा होगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। बहुत अच्छे। और अगर हम यहाँ से a निकालें, a बराबर F अपान m आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब क्या करना है? ऊपर वाली समीकरणों से सिर्फ इसे एक्सप्रेस कर देना, मीन्स थोड़ा बढ़ा देना। ध्यान से देखो, F की वैल्यू बोलो कितनी है? EE अपान m। बहुत अच्छे। अब ध्यान से तो इस E को भी तो ऊपर पढ़ चुके हो। E बराबर वैल्यू बोलो V अपान L। इसका मतलब ये आ गया EV अपान ml, यानी ये A का फाइनल आंसर आ गया EV अपान ml। हमने सपोज इसे बना दिया समीकरण 2। क्या बनाया? समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे की कहानी थोड़ी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को गति के समीकरण आने चाहिए। क्या आने चाहिए? गति के समीकरण। तो एक बार हम लिख के थोड़ा जल्दी से बता देते हैं और इन्हें आप जरूर कॉपी कर लेना, ठीक है ना? तो गति का जो पहला समीकरण है वो ये है, v बराबर u प्लस AT। अगला है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी समीकरण है ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? ये बहुत काम की है, पूरी फिजिक्स में आती ही रहती हैं, और हम सीधा सीधा वहां बता देते हैं ये गति के समीकरण से आया है। और कई बार बच्चों को चूंकि वो इंटर का डायरेक्ट सिलेबस पढ़ते हैं, देन उन्हें यही नहीं पता चलता कि गति के समीकरण है कौन कौन सी। तो हालांकि अपने को इंटर सिलेबस में इन्हें प्रूफ नहीं करना है, बट याद रखना है, ठीक है ना? तो पहली समीकरण है v बराबर u प्लस AT। एक बार ये समझ लो कि कौन सा अक्षर क्या दिखाता है। v है किसी भी पार्टिकल का अंतिम वेग, और u है उसका प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, और t क्या है? टाइम, ठीक है ना? s क्या है? पार्टिकल द्वारा चली गई दूरी मीन्स विस्थापन, है ना? अगेन सारी वैल्यू वही है जो ऊपर दे रखी है। सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। सारे अक्षर तो समझ में आए। v प्रारंभिक वेग जहां जहां लिखा है सब जगह वही है। u बराबर अंतिम वेग, a क्या है? त्वरण, t क्या है? टाइम, s क्या है? विस्थापन। समझ में आया ना? ठीक। इन समीकरणों को अच्छे से याद रखना। हालांकि यहाँ पे लिखना नहीं था, है ना? वो तो मुझे सिर्फ याद दिलाना था इसलिए, क्योंकि इसमें एक समीकरण मुझे यूज करनी है। हालांकि हम इन दोनों समीकरणों से ही अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का सत्यापन कर देते हैं, पर यहाँ जब करते हैं तो आंसर आता है 2ml अपान ne स्क्वायर एटा, जबकि बुक वाले लिखते हैं ml अपान ne स्क्वायर एटा, है ना? तो थोड़ा सा जो 2 आता है वो दिक्कत आती है लोगों बच्चों को। हालांकि जब IIT JEE वगैरह में आप जाएंगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं 2ml अपान ne स्क्वायर एटा, क्योंकि
पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो वहां पर नंबर वेरी नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक, बहुत अच्छे। v बराबर u प्लस 80। तो आज का जो अपना बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो जो उसमें जो समीकरण यूज हो रही है वो ये वाली, v बराबर u प्लस 80। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। u क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग समझ लो ना, बैटरी लगाने से पहले का वेग। v बोलो अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब बैटरी लगाने के बाद का वेग। बस इस बात को याद रखना अच्छे से। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? टाइम है। यहाँ पर जो टाइम था आपको याद ही होगा, वो क्या था? वो टाउ था। क्या था? टाउ था। इसका मतलब t की जगह क्या लिखेंगे? टाउ। क्या लिखेंगे? टाउ। और अगर हम ये वाली समीकरण यूज करते तो s की जगह क्या लिखते हैं? लेम्डा। क्या लिखते हैं? लेम्डा। क्योंकि आपको याद होगा माध्य मुक्त पथ को लेम्डा से लिखते हैं। माध्य मुक्त पथ को किससे? लेम्डा से। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। ये सारी बातें अगर आपको याद है तो फिर चलाते हैं, भेजा और लगाते हैं, है ना? ध्यान से देखो बहुत अच्छे से। सपोज कर जब ये बैटरी नहीं लगी है, जब ये बैटरी नहीं लगी है तो इसके इलेक्ट्रॉन लाइन में नहीं चल रहे हैं, मतलब पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं। बहुत सारे इधर, बहुत सारे इधर, बहुत सारे इधर, बहुत सारे इधर, मतलब हर तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। जब हर तरफ दौड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा वो करंट पीछे डालेगा, जो इधर दौड़ेगा वो करंट इधर पीछे लाएगा, जो ऊपर जाएगा वो करंट पीछे लाएगा, नीचे लाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा वो करंट ऊपर लाएगा। तो आल्सो नेट करंट कितना रहेगा इस सर्किट में या इस कंडक्टर में? जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो करंट। ठीक। अब क्या किया हमने, जब इस शुरुआत में u1 मतलब अगर हम उसमें वेग को एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को u1 मान लें, तो u1 u2 u3 u4 u5 तो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें n है, इसका मतलब un तक सब पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। ठीक है ना? अब क्या हुआ, हमने जब इसमें लगा दी बैटरी, क्या लगा दी? बैटरी, तो उनको एक और नियत रफ्तार मिल गई, मींस उसमें कुछ रफ्तार की वृद्धि हो गई। तो आपको याद होगा वेग परिवर्तन बराबर त्वरण इंटू समय। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने सबने त्वरण का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वेग परिवर्तन अपान समय या समयांतराल। क्या ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है? अगर ये सभी ने पढ़ा तो सोचो ना, अगर हम कहें कि शुरुआत में वो u1 u2 u3 रफ्तार से जा रहे थे, तो अगर हमने v सप्लाई लगा दी तो रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार बढ़ेगी तो बोलो ना कितनी बढ़ेगी? तो वेग परिवर्तन कितना होगा? त्वरण इंटू समयांतराल। त्वरण को हम कहां से लिख रहे हैं? a से। समयांतराल मींस टक्करों के बाद जो दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता था उसको समयांतराल ही तो कहते थे, उसको श्रांति काल बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रांति काल। इसका मतलब समयांतराल की जगह टाउ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाउ। कोई दिक्कत तो है? तो टाइम, बस इस सिलेबस में टाउ माना गया है, बाकी समय को टी से लिखते हैं, टी से समझ लो टाउ बना दिया गया, वो ग्रीक लैंग्वेज का अक्षर है। ठीक है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यहां तक कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पहले पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे, अब वो एक जब बैटरी की हमने सप्लाई लगा दी तो एक नियत वेग से आगे चलने लगे और उनमें ए टाउ की वृद्धि होगी। ए टाउ वेग परिवर्तन कितना हुआ? ए टाउ। इसका मतलब u1 u2 a3 u जो भी वैल्यू है उनमें सब में ए टाउ ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? ए टाउ। तो इनका जो औसत वेग आएगा वो बोलो क्या आएगा? vn, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो vn बराबर un। u क्यों लिखा हमने? un क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग है। बढ़ कितना गया? ए टाउ। कितना बढ़ गया? ए टाउ। तो vn बराबर un प्लस ए टाउ। अब बोल vn क्या है? तो औसत वेग ही तो उसका अनुगमन वेग होता है। ये बात आपको याद होगी थ्योरी से। इन इलेक्ट्रॉनों का जो वोल्टेज के कारण औसत वेग आया है ना, वो औसत वेग ही इन इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। इसका मतलब जो vn होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा vd में। vd बराबर आ जाएगा un प्लस ए टाउ। vd बराबर un प्लस ए टाउ। अब याद करो, अगर हम तुमसे ये कहें कि तुम पागलों की तरह इस कमरे में 5 बंदे बंद हो, कितने बंदे? 5 बंदे, और सब लोग पागलों की तरह दौड़े जाओ, तो हम तुमसे पूछे औसत वेग तुम्हारा कितना है, तो आपका आंसर बोलो क्या होगा? तो आप कहेंगे 0 आएगा। कितना आएगा? 0। समझ में आएगा कि नहीं? क्योंकि आपने कोई विस्थापन तय नहीं किया, क्योंकि औसत वेग बराबर फार्मूला होगा विस्थापन बटे समय, और तुमने विस्थापन तो 0 तय करा है, क्योंकि विस्थापन होता है पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और जब तुम एक ही जगह पर पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे तो आपका जो विस्थापन है वो शून्य है, वो विस्थापन शून्य है, तो वेग भी शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि vd बराबर un प्लस ए टाउ में un का मतलब प्रारंभिक वेग वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस ए टाउ, इसका मतलब vd बराबर आ जाएगा ए टाउ। vd बराबर ए टाउ। अब ध्यान से देख, तो a की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्या vd बराबर ए टाउ में बस a की वैल्यू रखनी है अपने को। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। a की वैल्यू रख, साल कर उड़ा दे। समझ आई मेरी बात? अब जितना तुमने अच्छे से सुना है उसको लिखते हैं अच्छे से, और इधर से हम सब कुछ मिटाते हैं ताकि बोर्ड यूज करें। ठीक है ना? और ये जो समीकरण है इन्हें अलग से लिख लेना, और परमानेंट सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना? हालांकि ये सिलेबस का मतलब इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, मतलब डेरिवेशन में आप इन्हें मत लिखना। ठीक है ना? हम लिखेंगे सीधा सीधा कि गति के समीकरण पहले से, है ना? अब ध्यान से देख, आप लिख क्या लेना,
लिख क्या लेंगे, एक बार हम बोले देना। लिखा है चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धनायनों से टकराते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय है वो टाउ है। तब किन्हीं दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि होती है। यदि चालक में उपस्थित इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक तापीय वेग बोलो चाहे उसमें वेग बोलो क्रमशः u1 प्लस u2 प्लस u3 हो तथा श्रांतिकाल टाउ के बाद क्रमशः उनके वेग v1 v2 v3 हो जाए, मीन्स vn तक हो जाए, तब गति के प्रथम समीकरण से ये चीज लिख लेना। गति के, ताकि तुम भूलो मत, प्रथम समीकरण ये है। ये सब पहली दूसरी तीसरी है। v बराबर u प्लस at, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वो vn हो जाएगा और उनका जो ऊष्मीय वेग होगा वो un हो जाएगा बराबर a टाउ, क्योंकि वृद्धि कितने की हो गई, a टाउ की, सॉरी प्लस a टाउ। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो तो un की वैल्यू 0, हम ऐसा लिख भी सकते, लिख लेना एक लाइन। परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग 0 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग 0 होता है। तब Vn बराबर a टाउ। एक चीज और आपको बता दे, चाहो तो हम इसी में लिख सकते थे, एक स्टेप बच जाता। तब Vn बराबर क्या आ जाएगा, a टाउ। और जो ये औसत वेग आया है ना, यही तो अनुगमन वेग है। इसका मतलब जो Vn आया वो अनुगमन वेग के बराबर है। इसका मतलब Vn को Vd से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे है। इसका मतलब Vn की जगह हम Vd लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Vd। तो Vd बराबर फार्मूला आ जाएगा a टाउ। क्या आ जाएगा, a टाउ। कोई बुराई नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं, बस a का वैल्यू उठाओ और पुट कर दो जाके। तो समीकरण 2 से यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, है ना, लिखते हैं। फिर क्या आ जाएगा बोलो, EV/ml टाउ, है ना। ये आ गई वैल्यू, क्योंकि एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, EV/ml। समझ में आएगा, ठीक। अब क्या करें, ये वाला वैल्यू उठाओ Vd का और किस समीकरण में ले जाओ, समीकरण 1 में Vd दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर, ठीक, ये लाइन लिख लेना। समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर, Vd क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे अनुगमन वेग, है ना। अब इस चीज को यहाँ उठाना और यहाँ रख देना करके, तो इसे इरेज करें, क्योंकि तो आपने नोट ही कर लिया होगा, और नहीं नोट किया तो वीडियो को रोको, आराम से नोट करो, है ना। तो हमने लिखा समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर, Vd ये रहा और समीकरण 1 ये रही, तो NEA, Vd की वैल्यू बोलो कितनी है, EV/ml टाउ। क्या यहां तक आया सभी को, ठीक। अच्छा, हम जो प्रूफ करने वाले हैं ना, वो है ये चीज सभी के दिमाग में रहनी है, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। इसका मतलब ये है, इस पूरे फंक्शन में V/I ले आओ तुम। V/I ही तो R के बराबर है ना, तो V/I इसमें ले आओ। तो यहां से बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I/V बराबर NE² a टाउ अपान ml, है ना। क्या ये R लिखा है, नहीं, बट इसका उल्टा देखो तो R लिखा है। इसका मतलब अगर हम इसे R लिखें, जो कि यहां से है, एक्चुअल में 1/R लिखा, पर हम इसे अगर R लिख दें तो ये वाली वैल्यू पलट के लिख दें, है ना, ml/Ne² a टाउ। क्या आया यहां तक, बहुत बढ़िया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो, चलो एक बार और बढ़ाते हैं इसको, इसे हम लिख देते हैं V/I। क्या लिख लें, V/I, ठीक। ये V/I आ गया, V/I बराबर ml/Ne² a टाउ। क्या हम आगे ये लिख सकते हैं, अब आया सभी बच्चों को, क्योंकि V/I तो हमारा पहले से पढ़ा सा है, और इसको भाई साहब जैसे ही हमने देखा ना, हमने कहा V तो वोल्टेज है, I तो करंट है, तो यार ये तो पढ़ा हुआ है, और ये पढ़ा हुआ भाई साहब किसके बराबर था, प्रतिरोध के। इसका मतलब ये वाला पूरा फंक्शन किसके बराबर है, R के। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे यार। यूनिट क्या आ गया, ओम। यूनिट क्या, ओम। समझ में आया सभी को। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, और 3 नंबर देता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, जिसमें फार्मूला आता है ml/Ne² a टाउ। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l क्या है, जो कंडक्टर था उसकी लेंथ है, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जिसका वैल्यू आपको याद होगा 1.6 × 10⁻⁻19। A क्या है, चालक का एरिया है, और टाउ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, तो धनायनों से टकराने के बाद उनमें कुछ समय भी लग रहा है,
दो क्रमागत टक्करों में लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है, मीन्स टाउ कहलाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, अगर यहाँ तक आया है तो आप आराम से लिख सकते हैं यही ओम का नियम है। इस समीकरण के नीचे लिख लेना प्रूव्ड। क्या लिख लेंगे? प्रूव्ड। और यही ओम का नियम है, कोई बुराई नहीं है। एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। वैद्युत प्रतिरोध। क्या पढ़ लेते हैं? वैद्युत प्रतिरोध, ताकि जितना हो सके क्लासें कम लगे, है ना। तो ये वाला जो डेरिवेशन था बड़ा काम का है, अच्छे से याद रखना। इसे करते कैसे हैं? नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसे अच्छे से याद रखना। वैद्युत प्रतिरोध ये कौन सी आफत है? तो फॉर्मूला अभी पीछे निकल के आया था, आर बराबर वी अपान आई। सिंपली अगर इसे समझो तो सिंपल ये है कि अगर हम जब भी चालक को बैटरी से लगाते हैं तो उसमें करंट आता है, और हर चालक में करंट का जो मैग्नीट्यूड है या रफ्तार है वो है अलग अलग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चालक का आर अलग अलग होता है, मीन्स हर चालक की जो बाधा है वो अलग अलग, रुकावट अलग अलग होती है। हालांकि परिभाषा के रूप में कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और मात्रक इसका वोल्ट पर एम्पियर होता है। हालांकि वही जो भी पीछे पीछे हम निकाल चुके हैं, वोल्ट पर एम्पियर या ओम, या वोल्ट पर एम्पियर या ओम, ये इसका भाई साहब सिंबल है, इसे भूलना मत, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब डेरिवेशन वगैरह आएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो उसमें यही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेना ओम है, और ओम का मतलब आर है। इसका मतलब ये वाला साइन जहां लिखा मिल जाए, जैसे मान लो लिखे 5 ऐसे, तो इसका मतलब ये आर की वैल्यू है। जस्ट एग्जांपल, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब आर का हम डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं, है ना। ये बहुत काम की चीज है। वैद्युत प्रतिरोध उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका निर्भरता इंपॉर्टेंट है ना। जब निर्भरता आपको अच्छे से आएगी तभी आप आगे वाले कुछ डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इसे अच्छे से याद रखना। वैद्युत विभवांतर तथा करंट के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब बात करते हैं इसकी निर्भरता की। निर्भरता में पहला पॉइंट है जो आर है वो डिपेंड करता है चालक तार की लंबाई एल के, है ना। ये अभी पीछे से ही आया है जो हमने फार्मूला ये वाला प्रूव किया था, याद होगा आपको। ये R बराबर एम एल अपान एन स्क्वायर 8 आओ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। तो इसी से लिख देते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पॉइंट नंबर 2, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by n, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by a, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by टाउ। ये चार फंक्शन अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। और ये मजेदार है, जब डेरिवेशन वगैरह होंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। वायर की लंबाई बढ़ाएंगे तो भी आर बढ़ेगा, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी देन आर बढ़ेगा, या ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। एरिया अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। टाउ शांति काल अगर घटेगा तो आर बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा। ये सिंपल से रिलेशन है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हालांकि इसमें थ्योरी के टाइप में दे रखा है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसका ठीक उल्टा है। तो डिपेंडेंसी सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसके ठीक उल्टा है, वो क्या है? वो है वैद्युत चालकता। अरे प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो उल्टा है एक हेडिंग, उसे बोलते हैं वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम, अरे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब वैद्युत प्रतिरोध के उल्टे को, व्युत्क्रम मींस उल्टा, प्रतिलोम को इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या वैद्युत चालकता कहते हैं। अगर हम सपोज इसे किसी अक्षर से लिखे, सपोज जी से, बुक वालों ने जी से लिखा तो हमने भी जी से लिख दिया। जी बराबर बोलो क्या आ जाएगा? 1 by r आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 by r। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे यार। अब बोलो इसका मात्रक क्या होगा? क्या इसका मात्रक प्रति ओम होगा, मींस ओम इनवर्स होगा। क्या होगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम महोम पढ़ते हैं। इसके और भी मात्रक लिख देते हैं इधर। क्या लिखेंगे? महोम। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे साइन बनाएंगे। एक इसका मात्रक और भी है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। हमने इसको सिर्फ इसीलिए लिखा है कि आप इस मात्रक को याद कर पाए, ठीक है ना। तो प्रतिरोध के मात्रक को ओम कहते हैं,
और याद करो तुमने पूरा नाम इनका क्या बताया था, जॉर्ज साइमन ओम। तो प्रतिरोध के मात्रक का नाम ओम रखा इन्होंने, वैद्युत चालकता का मात्रक क्या रखा, साइमन। क्या रखा, साइमन। साइमन किसके बराबर होता है, प्रति ओम के, या ये क्या है, महोम के। महोम का साइन भी ठीक उल्टा बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विमा की। क्या कर ले, इसकी विमा। तो इसकी विमा इधर निकाल देते हैं। क्या इसकी विमा प्रतिरोध के ठीक उल्टा आएगी, है ना। तो चलो निकाल के दिखाते हैं। मुझे जी की विमा निकालनी है ना। तो जी बराबर बोलो क्या लिखी, 1 बटे, इसका मतलब बोलो क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, तो यहां पे लिखते हैं वोल्ट और बटे में एम्पियर जाएगा तो भाई साहब एम्पियर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट आ जाएगा किसका मात्रक, जी का। अब वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो एम्पियर तो ऊपर लिखा है, वोल्ट की जगह बोलो क्या लिखें, जूल पर कूलाम। तो कूलाम तो ऊपर चला जाएगा, खत्म कहानी, है ना। अब लिखते हैं विमा। एम्पियर की ए, कूलाम की AT, विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में, ये बात भूलना नहीं है, ml² t-2। यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब यहां पे करते हैं आंसर, सभी अक्षरों को ऊपर ले चलो। m इनवर्स l-2, t-2 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो t3 हो जाएगा कि -2, ये +2 बन जाएगा और ये t +3 बन जाएगा, a²। क्या पीछे इसके ठीक उल्टा आई थी, जो यहाँ माइनस है पीछे वाले में प्लस आए थे, जो यहाँ प्लस की वैल्यू वो पीछे माइनस आए थे। पीछे का जो प्रतिरोध का विमा आया था वो था m l⁻², t (-3), a (-2), जबकि साइमन या वैद्युत चालकता की जो विमा आई वो आई m इनवर्स l-2 t³ a²। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही मजेदार क्लासें पढ़ते रहिएगा। बहुत बेनिफिट है यार आपका। देखो मैं मानता हूं मैं अपने जो मेहनत कर रहा हूं उसके पीछे भी कुछ तो होगा, है ना। कुछ तो मैं चाह रहा हूँ, तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, वरना फ्री में आपको ऐसे मेहनत करता है। तो मेरी बस मेहनत इसलिए है कि आप मेरा सब्सक्राइबर करवा दीजिए, 1000 तो मिनिमम करवा दीजिए इसी साल, फिर आगे धीरे धीरे वो कारवां चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मजेदार क्लासें देखते रहिए और भी दोस्तों को ज्वाइन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।